हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हम लोग डेली कुछ करंट इश्यूज पर चर्चा करते हैं, तो आज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज के रूप में यशोभूमि और पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे ये मेड इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा, साथ ही कैसे यह फॉर्मल इकोनॉमी को जनरेट करेगा। आज हम सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों की आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को लेके। सबसे पहले एक कोट को देखते हैं। आज का कोट क्या है हमारे लिए। मंदिर लगी है टाइले, मस्जिद बिछा कालीन, छप्पर नीचे पड़ रहे यशवंत और यासीन। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पैगाम है, यही हर धर्म का पैगाम है, यही हर मजहब का पैगाम है। विश्व शांति वसुधैव कुटुंबकम को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, यही हर धर्म मजहब का पैगाम है। और इससे अच्छी, इससे खूबसूरत तस्वीर दूसरी और कोई भी नहीं हो सकती है, जहां पर सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं, सभी क्षेत्रों को भूल करके, मजहबों को भूल करके एक कॉमन शिक्षा को ग्रहण करते हैं। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है एक देश की और एक विकसित भारत की और एक बेहतरीन मानवता की मिसाल की। तो हमेशा आप एथिक्स के पेपर में जब भी आप शिक्षा के संदर्भ में चर्चा करें या कुछ ऐसी अगर वहां पर चर्चा आए, तो आप कम से कम इस कोटेशन को अपने साथ जरूर रखें। ऐसे कोटेशन आपको एक लीडिंग एज प्रोवाइड कर देते हैं और मैं लगातार आपके लिए ऐसे अच्छे कोटेशन के साथ ही कुछ रियल इमेजेस आपके लिए लेके आऊंगा। शायद आपको याद हो, जब मुजफ्फरपुर वाला हमने चर्चा किया था तो दिल्ली में भी मैंने आपको कुछ ऐसी ही इमेजेस दिखाई भी थी। चलिए हम देखते हैं हमारी आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। मोदी जी लॉन्चेस पीएम विश्वकर्मा योजना, इनॉग्रेट्स मेगा कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि। फिलहाल दो चीजें हैं हमारे लिए, एक तो है हमारे सामने यशोभूमि और दूसरा है हमारे सामने पीएम विश्वकर्मा। दोनों की चर्चा आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन से लगातार होगी ही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिना इसके आपका अब क्वेश्चन जो आपका पेपर होने ही वाला है, बिना इसके चर्चा के वो भी कंप्लीट नहीं होगा। क्यों, हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपलॉड्स पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे। नरेंद्र मोदी अनवेवरिंग कमिटमेंट टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यहां पर एक शब्द आया है, दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पेपर को उठा करके देखिए, लगातार इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो क्या है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। थोड़ा सा देखेंगे क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं इसका मतलब क्या है। यशोभूमि पहले हम चर्चा करेंगे, दूसरा हमारा जो फ्रंट होगा वो पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में होगा। देखिए, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो पहले दिखना चाहिए तभी तो बिकेगा। और इसी दिखने और बिकने के क्रम में ही यशोभूमि जैसा एक मेगा कन्वेंशन सेंटर हॉल, भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर हॉल जो है अब क्रिएट किया गया है। सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले हम कुछ ग्लिम्पसेस देखते हैं यशोभूमि की और कैसे यह भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्टअप देने के लिए क्रिएट किया गया है। हम इसको देखेंगे आपके साथ। और यहीं से पीएम जो यशोभूमि है, यहीं से ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना को भी स्टार्ट किया है। प्रधानमंत्री जी ने एक चर्चा की है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की और इसको रिलेट किया है यशोभूमि से। तो आई होप सो आप आज के लेक्चर को समझ गए होंगे। सबसे पहले हम यशोभूमि की चर्चा करेंगे, कैसे वो पूरी भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा शेप देने का आधार तैयार करेगा। तो पहले यशोभूमि, फिर उसके बाद हम देखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना। तो यशोभूमि के कुछ ग्लिम्पसेस को देखते हैं जरा, क्या है ये है यशोभूमि। यशोभूमि डेडिकेटेड टू नेशन बाई श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर। कहां पर है, नई दिल्ली, आपके सामने लिखा हुआ है। ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं, ये यशोभूमि की ही पिक्चर बनी हुई है। ये अंदर का एक पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपके फूलों की पंखुड़ियों के रूप में आपको इस तरीके की इसके एग्जीबिशन सेंटर हॉल दिखाई पड़ेगा। ये पूरा आपके सामने इसका उद्घाटन किया गया है। यह आपको सामने दिख भी रहा है कि कन्वेंशन सेंटर हैज द लार्जेस्ट एलईडी मीडिया फसाड इन कंट्री। तो ये कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं तो कहता हूं ये इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा बना है।
क्या है इसका इंपॉर्टेंस यशो भूमि का? यशो भूमि, यश की भूमि, तो भारत है ही यशो की भूमि, बलिदानों की भूमि, त्याग की भूमि, प्रेम की भूमि, पूरे विश्व को मार्ग दिखाने वाली भूमि, यही तो है हमारा प्यारा भारत। तो यशो भूमि आखिर क्या करना चाहती है? फिलहाल आप ये देख रहे हैं कुछ कन्वेंशन सेंटर हॉल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर भी दिख रहे हैं, कुछ यहां पर भी दिख रहे हैं, अंदर भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि भाई जब कोई भी एक विकसित होता हुआ कोई भी एक देश होता है तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है कैसे वो विदेशों से भारी इन्वेस्टमेंट को अपने भारत में अट्रैक्ट कराए, कैसे विदेशी यहां पर आए और आकर के वो समझे कि किस प्रकार से भारत में उनको इन्वेस्टमेंट करना है। अब वो लोग आते हैं तो कम से कम कभी हैदराबाद में बैठकें होंगी, कभी बेंगलोर में बैठक होगी, कभी दिल्ली में बैठक होगी, ये जितनी भी बैठक वो अलग अलग स्थानों पर करते हैं। तो कोई भारत के पास कोई ऐसा एक मेगा इवेंट हॉल है नहीं कि जहां पर स्पेशली क्या कहते हैं इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए। इसी को देखते हुए प्रत्येक देश की अगर मैं बात करूं, चाहे चाइना की बात करूं, चाहे लंदन की बात करूं, चाहे पेरिस की बात करूं, इनकी जितनी भी राजधानियां हैं यहां पर इन्होंने बड़े बड़े सेंटर हॉल्स बनाए हुए हैं जहां पर विदेशों से आने वाले, चाहे वो टूरिस्ट के हिसाब से देखें, टूरिज्म के हिसाब से देखें, कोई कन्वेंशन करना हो या कुछ ग्लोबल मीटिंग्स करनी हो, कुछ पर्यावरण की मीटिंग्स हो, कुछ भी आपकी हो, उद्योगपतियों का सम्मेलन करना हो, तो इसके लिए एक एग्जीबिशन सेंटर हॉल बनाने की आवश्यकता को महसूस किया गया जो कि पूरे वर्ल्ड क्लास का हो, ताकि वो जैसे ही यहां पर आए तो उनको एक भारत की एक चमकती छवि देखने के लिए मिले। और इसको जो स्थापित किया गया है वो आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बस उसी के ही करीब में इसको स्थापित किया गया है, ताकि कनेक्टिविटी भी जो है वो प्रॉपरली इसको कवरेज कराई गई है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर ऐसा कन्वेंशनल सेंटर हॉल है, यहां पर आगे आने वाले बहुत बड़े बड़े जो सम्मेलन होंगे, जो विश्वव्यापी सम्मेलन होंगे, उनको यहीं पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो क्या कहते हैं उद्योगपतियों की जो मीटिंग्स होती हैं, अभी आपने एक पढ़ा था कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को लेकर के, टूरिज्म सेक्टर को कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजों के लिए अब इसी सेंटर हॉल में ये सारे के सारे एग्जीबिशन कराए जाएंगे। फिलहाल भारत में ऐसा कोई भी एग्जीबिशन सेंटर हॉल नहीं था जहां पर ऐसी चीजें करवाई जाती। भारत मंडपम को अभी बनाया गया, लेकिन ये जो है भारत मंडपम से काफी बड़ा हॉल बनाया गया है। तो यहां पर आने वाले जितने भी सम्मेलन होंगे अब यहीं पर इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और यहीं से ही क्या कहते हैं पूरे इन्वेस्टमेंट की तकदीर को भी भारत की लिखा जाएगा। यहां पर अगर आप देखें पीएम डेडिकेटेड फर्स्ट फेज जो है इसका डेवलप हो चुका है। ओवरऑल अगर देखें तो 5400 करोड़ का इसको बनाया गया है, लगभग 8.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां पर लिखा है यशो भूमि विल बी अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइस डेस्टिनेशन। हम थोड़ा सा माइस डेस्टिनेशन को देखेंगे क्या है इसका मतलब। मीटिंग भी है, कॉन्वोकेशंस भी हैं, इसके बाद एग्जीबिशंस भी है, देखेंगे क्या है। यशो भूमि दैट इज अ मल्टीपल एग्जीबिशन हॉल्स है, यहां पर केवल एक हॉल नहीं है, लगभग 14 से 15 बड़े बड़े हॉल्स को यहां पर डेवलप किया गया है। 13 से ज्यादा मीटिंग रूम्स यहां पर बनाई गई हैं, 15 कन्वेंशन रूम्स बनाए गए, तो एक ही बार में बहुत सारी मीटिंग्स हो सकती हैं। ध्यान में रखिएगा किसी भी देश की छवि को निखारने में ऐसे एग्जीबिशन सेंटर्स का सबसे बड़ा रोल होता है। इसीलिए अगर इसको बनाया गया है तो यह बिलियंस ऑफ डॉलर्स अट्रैक्ट करने का अब यह काम करेगा। फिलहाल एलईडी मीडिया फसाड ठीक है, ये अपनी जगह है। फिलहाल यहां पर अगर हम देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ल्ड क्लास इवेंट्स यहां पर अब ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे और यहां पर एक किस लिए किया गया है, बस इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए। रिमार्केबल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर, आपने जेनेवा कन्वेंशन के बारे में सुना होगा, वहां पर आपने कुछ मोटरसाइकिल के एग्जीबिशन वो भी होते हैं, बाकायदा एक्सपोज सेंटर एक्सपो भी करवाए जाते हैं। तो वो सब चीजें क्या हैं अब यहां पर भी होंगी, जैसे आप देख सकते हो इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। तो पूरे वर्ल्ड की यहां पर भूमिका होगी ये एक्सपो सेंटर्स में। तो अब जब पूरे वर्ल्ड की भूमिका होगी तो उसके लिए कोई एक बहुत बड़ा कैसे हॉल भी तो आपको बनाना ही होगा, तभी तो मेजर इन्वेस्टमेंट भारत में अट्रैक्ट किया जा सकता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये माइस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब यहां पर प्रॉपर मीटिंग्स भी करवाई जाएंगी, इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, कॉन्फ्रेंस भी प्रॉपर होगी, एग्जीबिशंस भी करवाए जाएंगे, ये सारी चीजें यहां पर हो जाएंगी। लगभग
4,000 स्क्वायर किलोमीटर फर्स्ट फेज हो चुका है। अब सेकेंड फेज में हम लोग जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बैठकें यहां पर होंगी, अब प्रोत्साहन मिलेंगे, सम्मेलन होगा, प्रदर्शनियां लगेंगी। ये सारी चीजें अब कहां पर होंगी? यशोभूमि। यशोभूमि वो पूरा एक बड़े हॉल के रूप में बनाया गया है जहां पर अब जितनी भी बैठकें होंगी अब सब यहीं पर करवाई जाएंगी। मेगा एक्सपो सेंटर से लेकर के सारे कॉन्फ्रेंसेस अब यहीं पर आपके स्थापित स्टार्ट किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो एक सेंटर बनाया गया है ये टोटली प्लैटिनम रेटिंग से बनाया गया है। प्लैटिनम रेटिंग क्या होती है अभी हम देखेंगे फिलहाल, लेकिन आप ये मान सकते हो कि यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा उपयोग किया गया है। 100% यहां पर जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, उसको प्रॉपरली यूज किया जाएगा। इवन जो वर्षा जल संचयन है, आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा यहां पर प्रॉपरली इंतजाम किया गया है। अपशिष्ट जल उपचार की प्रणाली को यहां पर लागू किया गया है। तो कभी भी आपको मालूम है कि जब भी आप पर्यावरण के संदर्भ में कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो मैंने आपको हमेशा ग्लासगो समिट के बारे में बताया कि भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट कार्बन उत्सर्जन को कम करना और 2070 तक नेट जीरो के टारगेट को प्राप्त करना। तब आप यशोभूमि का वहां पर उल्लेख जरूर कीजिए, क्योंकि यह भी कैसे बनी हुई है, 100% अपशिष्ट जल का उपयोग कर रहे हैं। वर्षा जल से लेकर के अपशिष्ट जल के उपचार की प्रणाली लगी हुई है। इसके अलावा यहां पर सोलर पैनल्स का विशेष रूप से उपयोग किया गया है। साथ ही इसको भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लैटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो कि सर्वोच्च प्रमाणन होता है किसी भी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट के लिए। अगर आप देखें तो दैट इज यहां पर एक मैंने केवल एग्जाम्पल लिया हुआ है, लेकिन अगर आप यहां देखें जब ओवरऑल रेटिंग की बात की जाती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली के हिसाब से किस प्रकार का ऊर्जा का कंजम्पशन है, किस प्रकार से उस बिल्डिंग की इफिशियंसी है, कैसे कितना वो पर्यावरण अनुकूल वो बनाया गया है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन सारी चीजों को बकायदा प्लैटिनम रेटिंग के द्वारा अगर आप देखें तो सर्वोच्च क्या कहते हैं प्रमाणन दिया जाता है। और अगर आप यहां पर देख रहे हो तो क्या लिखा है, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास। तो मतलब ये जो यशोभूमि बना ये वर्ल्ड क्लास का सेंटर बना है जिसको प्लैटिनम रेटिंग दी गई है। तो सबसे टॉप क्वालिटी की रेटिंग कौन सी होती है, दैट इज प्लैटिनम रेटिंग। तो आपको पता रहना चाहिए प्लैटिनम रेटिंग क्या है। अपशिष्ट जल उपचार को प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल्स का यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पूरी तरीके से बिल्डिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज किया गया है इसमें। तो मतलब आपको दिखना चाहिए पर्यावरण के अनुकूल है पूरी तरीके से ये बिल्डिंग। इसके अलावा आप यहां देख भी सकते हो, मैंने यहां पर आपके लिए लिख भी दिया है, ऊर्जा पर्यावरण डिजाइन LEED का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन। ये संस्था है यूज ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग, ये देती है पूरे वर्ल्ड में, क्या देती है, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग को देती है। इसी का ही अगर हम देखें तो इंडियन ग्रीन बिजनेस सेंटर है IGBC अंडर CII that facilitated the LEED rating of the United States Building Council। तो LED दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली हरित भवन रेटिंग प्रणाली है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन। और इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, CII इंडियन ग्रीन एनर्जी, ये जो आपके सामने नाम लिखा हुआ IGBC, दिस वन IGBC, दिस वन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसके द्वारा ये प्रॉपर इनको रेटिंग दी गई है। आई होप सो यू गॉट दिस पॉइंट। देखिए यहाँ पर CII का नाम भी लिखा गया है, तो CII के साथ मिलकर के इसको डेवलप किया गया है। ये है आपका कन्वेंशन सेंटर, दैट आर मोस्ट इनोवेटिव विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो थोड़ा सा मोल्ड किया जा सकता है, एडजस्टेबल है पूरी तरीके से। अगर देखें तो लगभग 11,000 डेलीगेट्स इसको अटेंड कर सकते हैं। 15 कन्वेंशन रूम है, साथ में 13 मीटिंग रूम्स इसमें डेवलप किए गए हैं। तो मतलब अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि जो पूरा एग्जीबिशन सेंटर है ये कहीं ना कहीं भारत को ऐसा वर्ल्ड क्लास के रूप में स्थापित करता है। जिस प्रकार चाइना में अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार के सेंटर्स में ही सारी मीटिंग्स को आयोजित किया जाता है, बीजिंग्स में। बल्कि वहां पर देखो तो मेरे ख्याल से मोर देन 4 इसी प्रकार के सेंटर्स बने हुए हैं। भारत में पहला सेंटर है इस प्रकार का। तो अपने आप में भले ही 5400 करोड़ रुपीस लगे हों, लेकिन ये आने वाले में बिलियन डॉलर्स को अट्रैक्ट करेगा। देखते हैं आगे क्या है। अब एक चीज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इसको जिक्र किया है, दिस वन इज कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भाई ये कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा क्या कहते हैं सेंटर बनेगा। जिस चीज की मैं आपसे बात कर रहा था,
भारत के लिए भले ही शब्द नया हो, इस चीज की मैं बार बार बात कर रहा था, जिनेवा इंटरनेशनल मोटर शो, बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इनका नाम सुना होगा। असल में देखा है तो ये दोनों इवेंट कुछ नहीं, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, दुनिया भर की टेक और ऑटो कंपनियां अपने प्रोडक्ट शोकेस करती हैं यहां पर, लेकिन इन इवेंट्स की पॉपुलैरिटी इवेंट इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर के लोग भी आते हैं। बस यही होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, जहां लोग किसी खास इवेंट में हिस्सा लेने के लिए दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, लेकिन इस यात्रा का लेना देना ट्रेड, व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनियों की ग्लोबल कॉर्पोरेट मीटिंग्स के अलावा और भी अन्य प्रकार की फोरम मीटिंग्स में भी होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म ट्रेड, व्यापार से लेकर के मल्टीनेशनल कंपनियों को वहां पर आयोजित किया जाता है, एक मंच प्रोवाइड करता है। इस प्रकार के जो बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, जिनेवा इंटरनेशनल मोटर शो है, इस टेक कंपनीज, ऑटो कंपनीज, मतलब ये सारी चीजें क्या है, दैट इज कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। आप गए वहां पर, आपने मीटिंग्स भी अटेंड की और इन सारी चीजों को देखा भी, तो वही लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो प्रॉपर। व्हाट्स द मीन ऑफ कॉन्फ्रेंस टूरिज्म? इसका मतलब ये नहीं वहां खेलने जा रहे हैं सब लोग, बल्कि यहां पर क्या हो रहा है कि दूसरी चीजों के साथ अन्य चीजों की मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, तो आप इसको प्रॉपरली पढ़ सकते हो। तो अब ऐसी ही चीजें हमारे यहां भी होंगी। फिलहाल ये एक पिक्चर आपको दिख रही है, दैट इज ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तू क्या चाहता है, मैं तेरा कुत्ता बन के रहूं? तू गए तो मैं भौंकू, तू गए तो मैं काटू। ऐसा ही कुछ समझो। तो क्या होगा, रुपया पैसा मिलेगा, नाम होगा तुम्हारा, शेर की तरीके रहोगे। पिंजड़े में शेर को भी अगर कैद कर लिया जाए तो भी वो कुत्ता बन जाता है। तू क्या चाहता है, मैं कुत्ता बन के तेरा रहूं? तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो मैं काटू। चलो अब आ जाओ, बहुत हो गया। ये मजदूर का हाथ है कातिया, मतलब जो अगली आपकी स्कीम आ रही है, यशो भूमि तो हो चुका है प्रॉपरली, लेकिन अब जो हमको जाना है वो पीएम विश्वकर्मा की तरफ जाना है। यशो भूमि पूरा एग्जीबिशन सेंटर है जहां पर इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया। अब पीएम विश्वकर्मा योजना भी यही यशो भूमि से ही इसको लागू किया जा रहा है, मजदूरों के लिए विशेष रूप से। अगर आप देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको दिखाई भी पड़ रहे हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में ये जितने भी हमारे आर्टिजन्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मजदूर वर्ग हमारा आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये सारे के सारे वहां पर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ इन्होंने इंटरेक्ट भी किया और विश्वकर्मा योजना के बारे में हम लोग बेसिक देख भी लेंगे। ये है क्या, आप समझ गए हैं कि छोटे से छोटे कारीगर वर्ग को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, कुम्हार को भी किया जा रहा है, इवन सिलाई को भी कवर किया गया है, मूर्तिकार को भी कवर किया गया है, इस प्रकार के पॉटरी मेकिंग वालों को भी कवर किया गया है। ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग 13,000 करोड़ की ये पूरी स्कीम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्किल अपग्रेडेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के ऊपर लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्किल अपग्रेडेशन को लेकर के अब पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में भी लाइएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको लोन दे दिया जाएगा, आपको प्रॉपरली प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, प्रशिक्षण के बाद लोन की सुविधा भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो द पीएम विश्वकर्मा स्कीम हैज एन आउटले 13,000 करोड़ एम्ड एट द स्किल अपग्रेडेशन एंड इनकम बूस्ट ऑफ कारपेंटर, वॉशरमैन, कॉबलर्स, कॉरवेयर। ओवरऑल 18 प्रकार के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। याद रखिएगा यहां स्किल बूस्टिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा की गई है। छोटे से छोटे वर्ग तक क्या कहते हैं इसमें पहुंच बनाई गई है। अगर आप देखें तो लगभग 13,000 करोड़ की ये पूरी की पूरी योजना है, जिसमें 18 परंपरागत व्यवसायों को कवर किया गया है। आर्टिजन से लेके क्राफ्ट पीपल, इनको पूरा रिकॉग्निशन दिया जाएगा कि भाई ये पीएम विश्वकर्मा से इन्होंने प्रशिक्षण लिया हुआ है और उसका पूरा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। जब आप प्रशिक्षण पूरा प्राप्त कर लोगे, इवन प्रशिक्षण के टाइम पीरियड में भी प्रतिदिन आपको 500 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लोगे तो सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए का प्रोवाइड किया जाएगा आपको
ऋण, और ऋण आप जब ले लोगे उसके बाद फिर आपको 2 लाख का प्रॉपरली ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग इंटरेस्ट रेट जो है 5% इंटरेस्ट रेट लगेगा। इसके अलावा कह रहा है स्किल अपग्रेडेशन को प्रोवाइड करेगा, टूल किट भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शन और मार्केटिंग सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब क्या है, सरकार आपको उपकरण खरीदने में भी पैसा दे रही है, सरकार आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रमोट कर रही है, मार्केटिंग और आपकी ब्रांडिंग का काम भी कौन कर रहा है, सरकार कर रहा है। बेसिक को अगर समझें तो आपको मालूम होना चाहिए, भले ही टाटा अपनी पूरी कंपनी लगा करके बैठे हुए हैं, आयरन की कंपनी है, स्टील की कंपनी है, सब कुछ लगी हुई है, लेकिन आपको यह नहीं पता हुआ है कि पूरा एक मारुति की कार बनने में भी छोटे से छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं, जो नट बोल्ट होते हैं, जो स्प्रिंग होते हैं, जो टायर होता है, जो क्या हवा भरने वाली वो पिन होती है, स्टीयरिंग के कवर होते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे बटन्स लगते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं बनाई जाती हैं, तब जाकर के पूरी असेंबलिंग होती है और एक कार का निर्माण होता है। ऐसे ही अन्य प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उनकी भी इसी प्रकार से निर्माण किया जाता है। लेकिन आपको क्या पता है, ये छोटे से नट बनाने वाले, स्प्रिंग बनाने वाले या जो कवर लगते हैं उसको बनाने वाले, ये सब छोटे छोटे इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर होता है, वो लोग ये काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये छोटे छोटे वर्कर्स को ही पकड़ा जा रहा है नीचे के स्तर पर, ताकि ये जो है इनका अपग्रेडेशन किया जा सके, और कोशिश ये की जाएगी कि बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी प्रमोट किया जाए कि वो पीएम विश्वकर्मा के जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो इस प्रकार के ऋण ले रहे हैं, जिनको इस प्रकार से पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको उनसे कनेक्ट किया जाए। तो इनकी जो ब्रांडिंग की जाएगी, मार्केटिंग की जाएगी, वो कहीं ना कहीं बड़े उद्यमियों से इनको जोड़ देगी। ओवरऑल मतलब अगर आप समझना चाहें तो भारत का सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर प्रधानमंत्री जी फोकस कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का कहना है यदि टूल किट जो है आप मेड इन इंडिया वाले लें तो उससे भी अच्छी और कोई बात नहीं है, सरकार आपको प्रॉपर समर्थन देगी। मतलब वो टूल किट अगर खरीदे जाएंगे जो कि मेड इन इंडिया के तहत बने हुए हैं तो उसको सरकार और ज्यादा प्रोत्साहन देगी। इसके अलावा अगर मेड इन इंडिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आत्मनिर्भर भारत जो है, निर्भर भारत जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया को तो केवल इसमें प्रमोट किया ही जाएगा। फिर भी अगर दिमाग से अगर आप सोचें तो वो व्यक्ति जो कि बैंक से जाएगा लोन लेने के लिए, बैंक उसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस करेगी, 1 लाख देगी, फिर 2 लाख देगी। इसका मतलब फिर वो आदमी, आप खुद सोचिए, एक आदमी है जो कि बैंक से जाएगा प्रॉपर लोन लेने के लिए, फिर इस लोन को यूज करेगा डिफरेंट टूल किट लेने के लिए, डिफरेंट अपना छोटा सा उद्योग लगाने के लिए। सरकार कहती है कि आप मेड इन इंडिया वाले टूल लीजिए, जो जीएसटी रजिस्टर्ड पंजीकृत टूल किट मेकर है, आप उनसे ये लीजिए। तो खुद आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, इसकी प्रॉपर बिलिंग होगी। सर बिल्कुल बिलिंग तो होगी, तो प्रॉपर बिलिंग होगी और इसके बारे में भी बैंक को प्रॉपर सूचना है। तो दूसरी तरफ सरकार यह भी कर सकती है कि कल को जब उनको अपनी बीमा योजनाएं हैं, दूसरी उनको योजनाएं हैं, तो वो इस बैंक के थ्रू इस आदमी को प्रॉपरली प्रोवाइड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। यदि इसकी प्रॉपर इनकम होगी तो ये इसका अपना कर्ज भी चुकाएगा, बिल्कुल चुकाएगा, आगे अपने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और भी कर्ज ले सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सरकार को प्रॉपरली पता होगा, और जैसे जैसे पता चलेगा धीरे धीरे अर्थव्यवस्था आपकी औपचारीकरण की ओर बढ़ेगी, फॉर्मल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेगी। अगर आज भी मैं बात करूं तो मोर देन 79% जो है भारत की इकोनॉमी अनौपचारिक है। मतलब रेडी वाले, छोटे छोटे उद्योग वालों के बारे में सरकार बिल्कुल नहीं जानती है। देखिए जैसे जैसे सरकार को पता चलेगा कि भाई ये इंसान है, अब ये कुछ ना तो कुछ 1 2 3 वर्कर भी रखेगा धीरे धीरे। देखिए औपचारीकरण अनौपचारीकरण का मतलब क्या होता है। एक विकसित होता जो देश होता है उसमें औपचारीकरण उसकी नीड होती है, उसकी फॉर्मल इकोनॉमी किसी भी देश की एक बहुत बड़ी नीड होती है। एक तरफ इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है, अनौपचारिक इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, जो कि देश को
हम कह सकते हैं कि बहुत फ्रूटफुल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, औपचारिकरण की इकॉनमी क्या है। जैसे मैं हूँ, मेरी सैलरी आती है, मेरी सैलरी से प्रॉपर क्या कहते हैं, जैसे मेरी सैलरी आई, डिजिटल पेमेंट हुआ तो मुझे डिजिटल पेमेंट के रूप में मेरी सैलरी मिली। इसके बारे में सरकार को भी पता है, इसके बारे में क्या कहते हैं, मुझे भी प्रॉपर पता है। कल को अगर मुझे लोन लेना होगा बैंक के पास, मैं अपनी सैलरी स्लिप दिखा सकता हूं, बैंक मुझे लोन दे सकता है। इसी प्रकार से सरकार को अगर कुछ ऑफर देने होंगे, वो मुझे डायरेक्ट ऑफर दे सकती है। कोरोना जैसी, भगवान ना करे, कोई दूसरी महामारी आती है और मेरी अगर नौकरी चली जाती है तो सरकार मुझे वहां पर समर्थन दे सकती है। इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे ये लोग हैं, अब ये हैं छोटे, चाहे कारपेंटर हो, बोट मेकर हो, जितने भी हैं, अब ये बैंक से लोन लेंगे तो सरकार को इनके बारे में ABCD पता हो जाएगी, ये उद्योग चलाता है, ये काम करता है, ये काम करता है प्रॉपर। इसने अगर अपना उद्योग चलाया, कल को ज्यादा भी लोन लिया तो सरकार को इसके बारे में ABCD पता हो जाएगी, कितने अच्छा वर्कर तुम्हारे यहाँ काम करते हैं। सारी बैंक तो धीरे धीरे जानकारी एक्सट्रैक्ट करा ही लेगा ना, समझ के रखो इस चीज को। तो धीरे धीरे इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अब जब धीरे धीरे जानकारी मिल जाएगी तो हो सकता है कि इसके जो कर्मचारी हैं उसके बारे में भी जानकारी हो, समझिए धीरे धीरे। तो अब जैसे जैसे इसका उद्योग बड़ा होगा वैसे वैसे और ज्यादा क्या कहते हैं, ये अपने कर्मचारी रखेगा। जब कर्मचारी रखेगा तो फिर सरकार की अपनी कर्मचारी वाली पॉलिसी भी आ जाती है लगातार कि भाई इतने से ज्यादा आपके कर्मचारी हैं तो इनको आप सोशल सिक्योरिटी से लेके हर चीज आ जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि इस आदमी को भी सरकार कवर करेगी, इसके कर्मचारी जो आगे अगर उद्योग बड़ा होगा तो उसको भी कवर किया जाएगा। धीरे धीरे सरकार जो है इनके बारे में प्रॉपरली पूरी जानकारी रख लेगी। यदि ये मेड इन इंडिया के टूल यूज करते हैं तो GST भी प्रॉपर आएगा ही आएगा, और GST के लिए सरकार ने खुद ही कहा है कि GST आप जरूर भरें। तो GST अगर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो उद्योगों का रजिस्ट्रेशन और ज्यादा होगा, सरकार की इनकम भी एक तरफ से होगी, दूसरी तरफ सरकार को मालूम भी चलेगा कौन उद्योग क्या कर रहा है, कौन GST से संबंधित है, कौन नहीं है। खुद सोचिए, तो सरकार को आपके बारे में ABCD पता चल जाएगी। कल को सरकार को अपने वेलफेयर प्रोग्राम भी प्रोवाइड आपको करने होंगे तो सरकार डायरेक्ट इसको प्रोवाइड कर सकती है इनको। साथ ही सरकार को भी तो कम से कम यहां टैक्स के थ्रू इनकम होगी, तो सरकार की भी इनकम और ज्यादा बढ़ने का प्रयास होगा। तो एक पंथ दो काज हैं, दोनों हाथों में लड्डू हैं, डेयरी मिल्क का लड्डू इधर भी फूट रहा है, इधर भी फूट रहा है। ओवरऑल हमारी इकॉनमी जो है वो औपचारीकरण की तरफ भागेगी, औपचारीकरण की तरफ भागेगी, मतलब फॉर्मल इकॉनमी की तरफ भागेगी। दूसरी तरफ मेड इन इंडिया भी प्रमोट होगा, आत्मनिर्भर भारत भी प्रमोट होगा। एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में जाएंगे, एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो ओवरऑल इंडिया का टैक्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप सो इस चीज को आप समझ गए होंगे। 2023-24 से लेकर 2027-28 तक के लिए इसको लागू किया गया है, पंचवर्षीय एक योजना है, 13,000 करोड़ का इसमें किया गया है। ओवरऑल आर्टिजन से लेकर के क्राफ्ट पीपल को इसमें पहचान मिलेगी। PM विश्वकर्मा उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ID कार्ड दिया जाएगा। पहले वो 1 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और बाद में उन्हें 2 लाख रुपए तक इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल 3 लाख लोन विदाउट कोलेट्रल फ्री लोन ले सकते हैं। 5% का इनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट दिया लगेगा। तो यहां पर आप पढ़ सकते हो, ऋण सहायता तक पहुंच होगी, किस्त रुपए तक की पेशकश होगी, 1 लाख, दूसरी किस्त के रूप में 2 लाख तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। दोनों पर 5% की रियायती ब्याज दर आपको लगाई जाएगी। इसको आप यहां पढ़ सकते हो। 17 सितंबर को लॉन्च किया गया है, अगस्त में ही इसको क्या कर दिया गया था, कैबिनेट में डिसीजन ले लिया गया था। कहां पर किया गया है तो आप देख रहे हैं, दैट इज अ यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, वहीं पर कन्वेंशन हो गया। भारत के जितने भी क्राफ्ट पर्सन थे सबको बुला लिया गया, कहा आ जाओ भैया। निर्मला सीतारमण जी ने इसको अनाउंस किया था, 16 अगस्त 2023 को अप्रूवल डेट हो चुकी थी। 1 लाख फिर 2 लाख रुपए दिया जाएगा, 5%। 18 प्रकार के हमारे जितने भी पारंपरिक कारीगर भाई बहन हैं उनको यूज किया गया और
भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के पावन उपलक्ष्य, और हमारे मोदी जी का भी जन्मदिन था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो उसके उपलक्ष्य में इसको जारी किया गया है। अब इसके क्या कंपोनेंट हैं तो मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें एक तरफ तो 3 लाख रुपए तक आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। बात को समझ जाइएगा, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, एक कार को बनाने के लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट टूल्स की यूज होती है, याद रखिएगा। और ये इंस्ट्रूमेंट टूल जो हैं ये छोटे छोटे पारंपरिक कारीगर ही बनाते हैं। यदि इनको एक प्रॉपर चैनल दे दिया जाएगा, जो कि सरकार दे भी रही है, किसके द्वारा? मार्केट इंटीग्रेशन के द्वारा, उनके ब्रांड्स के प्रमोशन के द्वारा, तो ऑटोमेटिक समझिए कि ये जो भारत का सेकेंडरी सेक्टर है, लोअर लेवल पर बैठा हुआ है, इसको ऑटोमेटिक ये बड़ा उद्योग मिल जाएगा। डिमांड सप्लाई लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। एक तरफ उद्योगों से इनको रुपया मिलेगा, दूसरी तरफ ये इनको इससे पूरा मार्केट मिलेगा, सप्लाई ये लोग प्रॉपर करेंगे, तो ऑटोमेटिक यहां पर क्रय शक्ति बढ़ेगी, यहां पर चीजों की सप्लाई बढ़ेगी, ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था का वर्चुअस साइकिल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो इंसान बैठा हुआ है, ये हल्का इंसान नहीं बैठा हुआ है, ये स्किलफुल इंसान यहां पर बैठा हुआ है। और ये सारी चीजें जितनी कनेक्ट हो रही हैं, ये बैंकिंग प्रणाली से कनेक्ट हो रही हैं। धीरे धीरे आपकी इकॉनमी जो है और ज्यादा फॉर्मलाइजेशन की तरफ भागेगी, और ज्यादा औपचारीकरण की तरफ भागेगी, और औपचारीकरण एक विकसित भारत की सबसे बड़ी पहचान होगा। जितने भी विश्व में देखिए, जिनकी भी इकॉनमी फॉर्मल इकॉनमी के रूप में होती है, वो देश उतना ही मजबूत आपको दिखाई देगा। अमेरिका को देखिए, जर्मनी को देखिए, भारत भी फॉर्मल इकॉनमी की तरफ जा रहा है। तो ये फॉर्मल इकॉनमी है, लॉन्ग टर्म में इसमें सरकार का ही फायदा है, इस चीज को भी याद रखिए। सरकार का मतलब है ओवरऑल भारत का ही फायदा है, ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी का फायदा है। ओवरऑल भारत सरकार का मतलब पूरे भारत का ही फायदा है। ज्यादा टैक्स आएगा तो ज्यादा टैक्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कराया जा सकता है। फिलहाल आज के सेशन को मैं आपके लिए यहीं तक रखता हूं। अच्छा, लेकिन ये एक देख लीजिए, एक और स्कीम थी, इसी प्रकार की स्कीम थी, पीएम स्वनिधि योजना। इसके तहत जो रेहड़ी पटरी वाले जो हैं वेंडर्स हैं, उनको लिए 10,000 रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन दिया गया था, 10,000 रुपए तक का। तो नो कोलेट्रल, जैसे पीएम विश्वकर्मा में भी कोलेट्रल नहीं है, मतलब किसी चीज को गिरवी आपसे नहीं रखवाया जा रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा देख सकते हैं, ये पहले भी एक आ चुकी है, लेकिन ये जो है वेंडर्स के लिए आई थी, अब 18 प्रकार के कारीगर के लिए आई है। यहां पर भी इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही थी। तो इसका नाम याद रख सकते हैं, आपसे पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स में। तो आई होप सो आप इसको समझ चुके होंगे। फिलहाल आज के सेशन को मैं रखता हूं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ उसको भी जरूर रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।